हाँ, तो गुड इवनिंग ऑल। अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया अब तक रत्न प्रकरण में? तो रत्न के पर्याय, रत्न की परिभाषा, रत्न की संख्या, तीनों अपन ने देख ली। ठीक है। श्लोक सबने याद कर लिया? ये श्लोक सुनाओ पहले। धर्मेंद्र तुम सुनाओ, ये श्लोक याद हो गया तुम्हें? हाँ तो सुनाओ। हम्म हम्म ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये सुरभि तुम सुनाओ ये वाला श्लोक वापस। कौन से रेफरेंस से याद किया तुमने ये? अच्छा, रसरत्न सबुच्चे वाला याद करो ना, वो ज्यादा ठीक रहता है। वो सिंपल भी है और दूसरी बात वो तुम्हें हेल्प करेगा क्या, ग्रहों से संबंध याद करने में। ठीक है। तो याद वो ऊपर वाला जो है ना, रसरत्न समुच्चय वाला, वो करो। रस प्रकाश सुधाकर वाला नहीं। ठीक है। रस प्रकाश सुधाकर वाले में वैसे तो क्रम ऑलमोस्ट वही है, याद हो जाए तो ठीक है। क्रम तो वही है उसमें भी, जोन सा ठीक हो याद हो जाए तो। मेरे हिसाब से तो रसरत्न समुच्चय वाला सिंपल है। अच्छा, तो तुम्हें जो याद है वो सुना दो एक बार। क्रम तो वही है इसमें भी। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल यही है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो ये अपने रत्नों के और फिर ग्रहों से संबंध का मैंने आपको बताया था, रविवार से लेके शनिवार तक सारे नाम याद रख लो, फिर राहु केतु लास्ट में जोड़ दो। और फिर जैसे जैसे श्लोक में लिख रखा है बिल्कुल उसी क्रम में जो है रत्नों के आप नाम याद रख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, माणिक्य, मुक्ता, विद्रुम, ताक्षर्य, पुखराज, वज्र, इंद्रनील, गोमेद, वैदुर्य, पूरा क्रम से है। ठीक है। इनके अंग्रेजी नाम सबने याद कर लिए, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, है ना। और इनके केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, रत्नों के गुण 6 गुण और रत्नों के दोष 5 दोष मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे, तो यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। अब फिर उसके बाद रत्नों के महत्व वगैरह, जातियां वगैरह, इनके बारे में भी मैंने आपसे बात कर ली थी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं रत्नों का सामान्य शोधन। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पुराने आचार्य की। तो आचार्य चरक ने सबसे पहले बताया था कि रत्नों को केवल धोने, तेल लगाकर कपड़े से पोंछने या बालों के ब्रुश से रगड़कर साफ करने पर जो है रत्न शुद्ध हो जाते हैं। यानी आचार्य चरक का कहना था कि रत्नों में केवल एक्सटर्नल अशुद्धियां होती है, इंटरनल इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है। इसलिए उन्होंने कहा कि रत्नों को ज्यादा शोधन की जरूरत तो होती नहीं है, आप केवल धो धा दो उसको, या फिर तेल वगैरह से थोड़ा सा लगा के और कपड़े से पोंछ लो, उनमें वही चमक, वही सब कुछ सही हो जाएगा वो। ठीक है, वो यूज करने लायक हो जाएंगे। ऐसा आचार्य चरक का कहना है। फिर कुछ आचार्य जैसे कि मतलब आयुर्वेद प्रकाश है, वो कहता है कि भाई ठीक है, आप कह रहे हो जो बात सही है, लेकिन अगर बिना शोधन किए ही अगर जो है रत्नों प्रत्नों का प्रयोग करते हैं तो अशुद्ध होने के कारण वो गुणों में वृद्धि तो करेंगे नहीं, साथ ही अनेक रोगों को भी उत्पन्न करेंगे। ऐसा आयुर्वेद प्रकाश में कहा गया है। क्या कहा गया है कि भाई आप अगर उनको शोधन नहीं करोगे तो वो आपको ऐसा नहीं है गुणों में वृद्धि करेंगे, वो आपके लिए नुकसानदेह होंगे और रोगों को उत्पन्न करेंगे। तो शोधन की कुछ ना कुछ विधि होनी चाहिए। तो तो शोधन की सामान्य विधि क्या बता रखी है कि एक पोटली में रत्नों को बांधकर दोला यंत्र विधि में जयंती स्वरस से एक प्रहर तक स्वेदन करने पर जो है रत्न शुद्ध हो जाते हैं। क्या बता रखा है कि दोला यंत्र विधि में जयंती स्वरस द्वारा एक प्रहर तक स्वेदन करने पर रत्न शुद्ध हो जाते हैं। तो रत्नों के सामान्य शोधन की बात हो गई। अब विशिष्ट शोधन बताऊं मैं, अगर आपको विशिष्ट शोधन किसमें करते हैं, तो अलग अलग का अलग अलग द्रव्य बता रखा है यहाँ पे। तो क्या बता रखा है, माणिक्य का जंबीरी नींबू रस में, ठीक है, आदि अम्ल द्रव्यों में जो है एक प्रहर तक दोलायंत्र से स्वेदन करते हैं। मुक्ता का जयंती स्वरस जो अपना नॉर्मल चलता है वो, ठीक है, प्रवाल का क्षार वर्ग से, पन्ना का गोदुग्ध से, पुखराज का संभाग कांजी एवं कुलत्तक्वाद से, हीरे का तंडुलीय स्वरस से, नीलम नीली स्वरस, ठीक है, नाम से याद हो जाएगा, नीलम नीली, तो नीलम कैसा होता है, नीले रंग का, तो नीलम का नीली स्वरस से, गोमेद का गोरोचन युक्त जल, ठीक है, तथा वैदुर्य का किससे करना है, त्रिफला क्वाथ में एक प्रहर तक
दोला यंत्र विधि से स्वेदन करने पर उसका विशेष शोधन हो जाता है। 1 प्रहर मतलब 3 घंटे तक जो है अपन को मंदाग्नि पे स्वेदन करना है। ठीक है? तो ये आपको सारे यूं के यूं याद रखने पड़ेंगे। इसकी अभी मेरे पास फिलहाल कोई ट्रिक नहीं है, अगर कोई ट्रिक मेरे को अवेलेबल होती है या मैं खुद बनाता हूँ कोई ट्रिक, तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। बाकी ट्रिक्स की जरूरत नहीं है, आप बार बार रिपीट करोगे ना तो थोड़े टाइम में आपको एकदम कंटेस्ट हो जाएंगे ये। तो दोनों के शोध, सामान्य शोधन और विशेष शोधन दोनों आपके एक साथ तैयार हो गए रत्नों के। सामान्य शोधन अपन ने किससे देखा था? जयंती स्वरस में 1 प्रहर तक स्वेदन करना, ये सामान्य शोधन था सभी रत्नों का। और विशेष शोधन हर किसी के लिए जो अलग अलग द्रव्य यूज किए गए हैं यहाँ पे बता दिए गए हैं। ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है यहाँ पे। फिर आता है मारण। मारण मतलब भस्म निर्माण रत्नों की। अब रत्नों की भस्म निर्माण के बारे में कुछ चीजें आचार्य कहते हैं कि जैसे कोई बहुमूल्य रत्न है तो बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है तो इसकी भस्म निर्माण नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? अगर इसकी भस्म निर्माण करते हैं तो नरक की प्राप्ति होती है, ऐसा माना गया है, क्योंकि ये अधिक मूल्यवान होते हैं और इनका ग्रहों से संबंध भी होता है, तो इसलिए इनका मारण करना नरक का भागी बनना होता है, ऐसा कुछ आचार्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आयुर्वेद प्रकाश में बता रखा है। ठीक है, इसके अलावा अब मान लो, ठीक है, मान लिया आपकी बात की जो अच्छा रत्न है, जो चमकदार रत्न है, बहुमूल्य है, उसका अपन को भस्म निर्माण नहीं करना चाहिए। तो फिर किसका भस्म निर्माण करना चाहिए? तो जो रत्न धारण करने के अयोग्य हो, मतलब रत्न तो हो, चमकीले भी हों, गुणों से युक्त भी हो, लेकिन उनको धारण ना किया जा सके, ऐसे रत्नों की जो है चूर्ण जो है उनका या पिष्टी जो है ग्रहण की जाती है। ठीक है, कम कीमती रत्नों के जो है चूर्ण या भस्म या पिष्टी का निर्माण करना चाहिए। या फिर जो गुणवान तो हो लेकिन सस्ती हो, ठीक है, उनका मारण करने पर कोई भी जो आपको दोष है, कोई भी पाप है या नरक का भागी होने की जो बात कही है वो नहीं लगती है आपके। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि जो बहुत ज्यादा कीमती बहुमूल्य रत्न है उनका भस्म नहीं बनाना चाहिए। भस्म किनका बनाना चाहिए? जो धारण करने योग्य ना हो, या जो कम कीमती हो, या जो थोड़े दोषपूर्ण हो, या फिर जो है ना मानसिक कष्ट संताप उत्पन्न करने वाले नहीं हो, इस प्रकार के रत्नों का जो है मारण करना चाहिए। अच्छा, मारण की विधि क्या है? तो विधि यहाँ पे बता रखी है, मनयशिला, गंधक और हरताल। ठीक है, हरमन जो अपन ने ट्रिक में पढ़ा था ना धातु वाली, वही यहाँ पे भी आ गए। ठीक है, हरताल, मनयशिला और गंधक, इनको समान भाग में लेकर लकुच स्वरस के साथ, वहां पे निम्बू स्वरस कहाँ में लेते हैं, यहाँ पे क्या है, लकुच स्वरस के साथ मर्दन करके कल्क बनाकर उसमें माणिक्य, पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, वैदुर्य में से किसी एक रत्न का सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर शराब संपुट कर 8 बार गजपुट में पकाने पर जो है उसकी भस्म तैयार हो जाती है। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखना, 9 रत्न अपन ने पढ़े, माणिक्य, मुक्ताफल, विद्रुमाणी, ताक्षाजम च पुष्पम, विद्रुम च नीलम, गोमेदिकम च अथ वैदुर्यम। तो इस प्रकार से अपन ने कितने रत्न पढ़े? 9 रत्न। उन 9 में से जो अपने प्राणीज थे वो कौन कौन थे? प्रवाल और मुक्ता। ठीक है, तो प्रवाल और मुक्ता को एक बार के लिए हटा दो, और सबसे कठिन यानी सबसे सॉलिड प्रकार का जो रत्न था वो कौन सा था? हीरा। तो इस प्रकार से इन 3 को हटा दो, बाकी सभी में जो है ये हरमन वाली यानी हरताल, मनयशिला, गंधक वाली जो है मारण विधि काम आएगी। ठीक है, समझ में आया कि जो प्राणीज हैं मुक्ता और प्रवाल, क्योंकि ये मृदु टाइप के रत्न है तो इसलिए इनको अलग कर दिया, और एक सबसे कठिन रत्न कौन सा? हीरा। इन 3 को अलग करके बाकी सभी का मारण जो है किसमें करना है? मनयशिला, गंधक और हरताल संभाग लेकर लकुश स्वरस से मर्दन करके जो कल्क बना उस कल्क में बाकी जो अपने रत्न थे उनको लेकर उनका सूक्ष्म चूर्ण मिलाकर शराब संपुट करके 8 गजपुट की अग्नि देने पर जो है उनकी भस्म तैयार हो जाती है। अब बचे क्या? मुक्ता, प्रवाल और हीरा। तो मुक्ता प्रवाल की यहाँ पे विधि बता रखी है कि मुक्ता एवं प्रवाल को सीमाक पत्थर के खल्व में चूर्ण करके मुक्ता में गुलाब जल और प्रवाल में घृत कुमारी स्वरस की भावना देकर टिकिया बनाकर सुखाए, फिर शराब संपुट करके कुक्कुट पुट अच्छा, मुक्ता को कुक्कुट पुट में पाक करना है और प्रवाल को गज पुट में पाक करना है। इस प्रकार 3 बार करने पर यानी 3 पाक करने पर जो है मुक्ता एवं प्रवाल की भस्म तैयार हो जाती है। ये भी आपको समझ में आ गया। तो मुक्ता और प्रवाल के लिए अपन ने क्या किया? सबसे पहले सीमाक पत्थर के खलवे में जो है उनका मर्दन करके उनका चूर्ण बना लिया। ठीक है, फिर उसमें भावना दी, किसकी? मुक्ता में तो दी अपन ने गुलाब जल की, और प्रवाल में दी अपन ने घृत कुमारी स्वरस की। इनकी भावना देकर वही टिकियाएं बना ली।
ठीक है। उन टिकियाओं को शराब संपुट करके जो है पुट की अग्नि दी। अब पुट कौन सा लिया? मुक्ता, मोती में कुक्कुट पुट का पाक किया और प्रवाल में जो है गज पुट में पाक किया। 3 पुट दिए और इस प्रकार से अपनी भस्म तैयार हो गई। तो ये अपने क्या हो गया? रत्नों का मारण हो गया। ठीक है, मारण समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई डाउट? अच्छा, अब यहाँ पे मैंने हीरे का जो है यहाँ पे लिख नहीं रखा, लेकिन हीरे का जब अपन पढ़ेंगे हीरे की डिटेल उसमें आ जाएगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हीरे का जो है अपन को कैसे करना है। तो हीरा लिया, उसको पहले खलों में अच्छी प्रकार से मर्दन करके जो है उसका चूर्ण बना लिया। ठीक है, अब शुद्ध हीरा के कण, ठीक है, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और शुद्ध मनयशिला। यहाँ पे हड़ताल नहीं लिया है काम में, हड़ताल की जगह यहाँ पे शुद्ध पारद है। तो याद रखना, शुद्ध हीरक कण, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक, शुद्ध मनयशिला, इनको समान भाग में लेकर, ठीक है, सर्वप्रथम जो है पारद और हीरक कण का मर्दन करें। फिर उसमें मनयशिला और गंधक मिलाकर कज्जली बनाए। ठीक है, फिर नींबू स्वरस की भावना देकर टिकिया बनाए और शराब संपुट करके 14 गजपुट की अग्नि दे। ठीक है, यहाँ के स्टेप में आपको एक बार समझा देता हूँ क्या क्या किया। पहला स्टेप में क्या किया अपन ने? शुद्ध हीरा, हीरा को ऐसे बता रहा हूँ, प्लस पारद, इन दोनों को जो है एक सीमा खलु में डाल दिया और अच्छी प्रकार से मर्दन किया। दूसरे स्टेप में जो है गंधक प्लस मनयशिला को जो है इस योग में ऐड करके जो है क्या बनाई? कज्जली बनाई। ठीक है, 2 स्टेप समझ में आ गए। अब कज्जली अपनी तैयार हो गई। इस कज्जली स्वरस में तीसरे स्टेप में अपन ने क्या किया? भावना दी। किसकी? नींबू स्वरस की। एनएस से मतलब नींबू स्वरस, नींबू स्वरस की भावना दे दी और टिकियाएं बना ली। फिर इन टिकियाओं को जो है सराव संपुट करके 14 बार गजपुट की अग्नि दी। इससे अपने हीरे की जो है शुद्ध भस्म तैयार हो गई। इस प्रकार से हीरे का मारण हो गया। तो शोधन मारण दोनों आपको समझ में आ गए पूरी तरह? ठीक है, इस प्रकार से जो है रत्नों का जो जनरल इंट्रोडक्शन है अपना कंप्लीट होता है। जनरल इंट्रोडक्शन में अपन ने क्या पढ़ा? रत्नों के पर्याय, रत्नों के नाम, रत्नों की संख्या, रत्नों के गुण, रत्नों के दोष, रत्नों का ग्रहों से संबंध। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या पढ़ लिया? रत्नों की काठिन्य अपन ने देख लिया कि भाई रत्न अत्यधिक कठिन होते हैं। इसके अलावा उनका क्या देख लिया? सामान्य शोधन और विशिष्ट शोधन देख लिया। अब एक आखिरी चीज और है जो आपके टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बताता हूँ। द्रुतीकरण आपने पढ़ा था, द्रुतीकरण की कोई मुझे परिभाषा बताएगा तुम में से? द्रुति, ओके। तो द्रुतीकरण में क्या होता है? अपन लिक्विड करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे रत्नों की भी द्रुति होती है। तो बहुत सारे द्रव्य होते हैं, हींग, सेंधव, सवर्चल आदि द्रव्य, उन सबको लेकर एकत्र करके मर्दन करके उनका एक गोला बना देते हैं। ठीक है, इस गोले के मध्य जिस रत्न की भी द्रुति करनी हो उसको जो है बुर्ज पत्र में लपेट कर और जो है अंदर इसके मध्य रख देना चाहिए। ठीक है, मध्य रख दिया, फिर ऊपर से एक और भुजपत्र जो उसमें लपेट देते हैं। भुजपत्र मतलब भोज के पत्ते जो है ना, उनको। ठीक है, फिर इसको जो है एक वस्त्र में बांधकर दोलायंत्र विधि से अम्ल द्रव में 3 रात्रि तक, 3 दिन रात तक, यानी 3 अहोरात्र तक तीव्र अग्नि में स्वेदन करते हैं। ठीक है, स्वेदन कर दिया, फिर पोटली खोलकर प्रक्षालन करके रत्न को जो है अलग कर लेते हैं और इसकी जो है द्रुति का जो है अपन ग्रहण करते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में अपन को ये प्राप्त हो जाता है। अच्छा, रत्न द्रुति द्रुति क्यों करते हैं? देह सिद्धि और लोह सिद्धि के लिए और शुभ फलों के लिए। इस प्रकार से जो है रत्नों की द्रुति होती है। ये अपना जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले माणिक्य। माणिक्य को माणिक्यम संस्कृत में बोलते हैं, अंग्रेजी में रूबी बोलते हैं। इसका काठिन्य 9 होता है और इसका रासायनिक सूत्र होता है Al2O3। अब इसके पर्याय अपन देखें तो माणिक्य, ठीक है, रंग माणिक्य, ठीक है, इसके अलावा पद्मराग और रवि रत्न। रवि रत्न क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका ग्रह कौन है? सूर्य, तो इसलिए इसको रवि रत्न बोला गया है। रवि प्रिय, अब ग्रहों से संबंध का क्यों होता है कि भाई अगर आप जैसे रत्न माणिक्य को धारण करते हैं तो उससे क्या होता है? सूर्य जो है प्रसन्न होता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका पर्याय है रवि प्रिय। ठीक है, स्वर्ण रत्न, कुरुविंद और लोहित। इस प्रकार से जो इसके कुछ पर्याय हैं, आपको 4-5 पर्याय याद रखने, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके इतिहास की बात करूं तो गीता महाभारत के टाइम से इसका जो है वर्णन मिलता है। चरक और अन्य आयुर्वेद संहिताओं में भी माणिक्य का वर्णन मिलता है। जैसे कि अपन ने जो देव व्यापाश्रय चिकित्सा पढ़ी है, ठीक है,
दो प्रकार की चिकित्सा आपने पढ़ी है, युक्ति व्यापाश्रय, देव व्यापाश्रय। तो देव व्यापाश्रय चिकित्सा में मंत्र मणि वगैरह जो आती है ना, तो जो मणि चिकित्सा है उसमें आ जाता है माणिक्य का वर्णन। ठीक है। फिर उसके अलावा सुंदरता और इसके लिए जो चिकित्सा उपयोगों के लिए जो है रत्न का प्रयोग किया जाता था। इसका इंट्रोडक्शन अपन और देखें तो रक्त वर्ण का या गुलाबी से वर्ण का चमकदार पारदर्शक कठिन पाषाण द्रव्य होता है। इसमें क्रोमिक ऑक्साइड रहता है। ठीक है। काठिन्य में हीरे के बाद सबसे ज्यादा कठिन है और सूर्य का प्रतिनिधि रत्न है। ये अपन जनरल परिचय में लिख सकते हैं। रासायनिक संगठन है Al2O3, मैंने आपको बता ही दिया था। प्राप्ति स्थान की बात करें तो बर्मा, श्रीलंका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, भारत में कश्मीर, कर्नाटक आदि स्थानों पर ये प्राप्त होता है। अब अपन बात करते हैं इसके भेदों की। तो दो प्रकार के भेद बताए गए रसरत्न समुच्चय में, पद्मराग और नीलगंधी। पद्मराग से आपको पता है रक्त कमल के सदृश कांति वाला स्वच्छ स्निग्ध गुरु। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोल रखा है इसको, पानीदार। ठीक है। वृत्तायत और सर्वत्र समान प्रकृति का जो है वो श्रेष्ठ होता है। यानी इसमें क्या होता है, रूबी, ये रूबिक्स कैसा होता है कि भाई एकदम सिमिलर, पूरे रास्ते पूरे तरह से एक ही कलर का होता है। अंदर ऐसा लगता है जैसे कि रेड कलर का लिक्विड भरा हो। पानीदार मतलब अंदर जैसे एक होता है ना, एक खोल हो उसके अंदर पानी भरा हो, इस टाइप का जो है फील होता है। ठीक है। बाहर से एकदम सॉलिड और अंदर से ऐसा लगता है कि इसके अंदर रेड कलर का लिक्विड भरा हो। ठीक है, इस प्रकार का। और वृत्तायतम कि थोड़े से राउंडेड फॉर्म में ये जो है पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा स्वच्छ स्निग्ध गुरु होता है। ये इसके जो है पद्मराग के सामान्य गुण हो गए। फिर आता है नीलगंधी। नीलगंधी क्या होता है, गंगा नदी में उत्पन्न होने वाला, कि मेनली गंगा नदी में जो है पाया जाता है। चमकदार होता है, बाहर से लाल किंतु अंदर से नीला दिखाई देता है। ठीक है। बाहर से लाल, अंदर से नीला दिखाई देता है। ठीक है। इस और पद्मराग की तरह होता है, बाकी सभी गुण जो है वो पद्मराग की तरह। यह भी माणिक्य श्रेष्ठ होता है, यानी दोनों ही श्रेष्ठ है। दोनों का आप मेडिसिनल पर्पज से यूज कर सकते हो। ग्राह्य माणिक्य के लक्षण बताएं तो रक्त कमल के सदृश रक्तवर्ण का होता है, सुंदर होता है, चमकदार होता है, लंब गोल कि लंबा और गोलाकार टाइप का होता है। ठीक है। स्निग्ध होता है, भारी होता है, एक समान आकृति वाला जो माणिक्य होता है वो ग्राह्य प्रकार का होता है। अग्राह्य में जस्ट इसके उल्टे लक्षण हो जाते हैं, जो अपन ने रत्नों के दोष देखे थे वो दिखाई देते हैं। इसके अलावा छिद्र युक्त होता है, खुरदरा होता है, मलिन होता है, रूक्ष होता है, चपटा होता है, हल्का होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है। इस प्रकार के जो है माणिक्य के दोष होते हैं, या माणिक्य अग्राह्य होता है इस प्रकार के जो दोषों युक्त। ठीक है। शोधन की विधि जो जाम्बीरी नींबू सोरस वाली जो अपन ने विशेष शोधन पढ़ा था वही आएगी यहाँ पे। मारण की विधि तो वही अपन ने गंधक मनेशिला हड़ताल वाला जो है वो पढ़ा था, वही यहाँ पे पूरा माणिक्य के भस्म विधि की जो मारण की विधि है वही है यहाँ पे। ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं। तो शोधन मारण आपने जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा है वही आपके काम आएगा। फिर अपन आगे देखते हैं माणिक्य पिष्टी। पिष्टी कुछ नहीं है, एकदम फाइन पाउडर होता है। ठीक है। पिष्टी से आप है ना, कई बार सोचते हैं कुछ लोग कि भाई चटनी बना दी, चटनी नहीं होती, एकदम फाइन पाउडर। किसी ने कज्जली अगर देखी हो प्रैक्टिकली तो उसको पिष्टी का मतलब समझ में आ जाएगा। जैसी कज्जली होती है ना, एकदम सुपर फाइन पाउडर, जिसमें आपको एकदम चिकनाहट फील होती है, हाथ में लेते ऐसा लगता है पता नहीं क्या चिकना चिकना पदार्थ ले लिया। ठीक है। तो वही एकदम वैसा ही चिकनी चिकनी जो बनती है वो पिष्टी होती है। ठीक है। तो शुद्ध माणिक्य का सूक्ष्म चूर्ण करके सीमाक पत्थर में खल में रखकर गुलाब जल की भावना देकर 3-4 दिन तक 6-6 घंटे तक दृढ़ता पूर्वक मर्दन करने पर माणिक्य की पिष्टी तैयार हो जाती है, जो गुलाबी वर्ण की और अति सूक्ष्म होती है। एकदम सुपर फाइन होते हैं, माइक्रो मतलब फॉर्म में होती है, एकदम फाइन। ठीक है। तो इस प्रकार की जो है माणिक्य पिष्टी होगी। माणिक्य भस्म एवं पिष्टी के गुण देखें तो अपन दीपन, वृश्य, कफ वात क्षय रोग नाशक, भूत प्रेत बाधा नाशक। तो जितने भी रत्न आप उसमें सब में लिख सकते हो, भूत प्रेत बाधा को नाश करने वाले। ठीक है। कर्मज व्याधि जो कर्मजन्य पूर्व जन्मकृत कर्म हो गए, या फिर आपने कोई गलत काम किया, जैसे कि कुष्ठ वगैरह रोग कैसे होते हैं, पाप कर्मम च कुर्वताम, कि कोई पाप कर्म किया है उससे होने वाले जो रोग होते हैं उनमें जो है ये अच्छा काम करने वाला होता है। ठीक है। मेद्य होता है, रसायन होता है, मधुर रस युक्त होता है, दीपन, वृश्य, आयुष्य, वात पित्त नाशक, इस तरह के जो है इनके गुण बताए गए हैं। अब यहाँ ये ऊपर वाले जो गुण है वो भस्म के हैं, और यहाँ मेद्य से आगे के जो गुण है ये जो है पिष्टी के गुण है। पिष्टी ठंडी होती है। ठीक है। और तो इसलिए पित्त का नाश भी करती है। और जो भस्म है
वो कफ का नाश करने वाली होती है। यहाँ पे ये आपको याद रखना है। अच्छा, भस्म और पिष्टी की मात्रा 1/4 से आधा रत्ती के बीच जो इसका प्रयोग करते हैं। अनुपान मधु होता है और प्रमुख योग इसके क्या क्या हो गए? नवरत्न राजमृगांक रस, जहर मोहरा वटी, मणि परपटी रस, ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी वटी आपने बहुत सुना होगा, जिसके भी कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, जैसे कि दिमागी रूप से कोई कमजोर होता है, या जिसको सिर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है, जिसको हेड सिर से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, ठीक है, उनमें जो है ब्राह्मी वटी जनरली देते हैं। याकुतीर, इस प्रकार से जो है इसके कुछ योग होते हैं, ठीक है, तो ये आप याद रखना। तो अपना इस तरह से माणिक्य कंप्लीट होता है। अब मुक्ता, मुक्ता क्या है? मौक्तिकम संस्कृत नाम है इसका, मोती हिंदी नाम है, अंग्रेजी में इसको पर्ल बोलते हैं, ठीक है। रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। काठिन्य इसका कम होता है, क्यों? क्योंकि प्राणियों से प्राप्त होता है, तो 3.5 इसका काठिन्य होता है, ठीक है। पर्यायों की बात करें तो मुक्ता फल, मौक्तिक, मौक्तिकेय, ठीक है। शुक्तिज, शुक्तिज इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये सीप से प्राप्त होता है। अब सीप का एक पर्याय है शुक्ति, इसलिए यहाँ पे शुक्तिज इसका नाम है। शुक्तिकेय, केय मतलब जैसे कार्तिकेय एक ऐसा था ना, वैसे शुक्तिकेय मतलब शुक्ति से जो उत्पन्न होता है। शशि रत्न, अब जो मुक्ता है उसका ग्रह कौन सा है? चंद्रमा या सोम, सोम का पर्याय क्या है? शशि, तो शशि रत्न या शशि प्रिय, ठीक है। इस प्रकार से जो है मुक्ता के पर्याय हो गए। अब मुक्ता के इतिहास की बात करें तो इसका भी इतिहास पौराणिक है, गीता महाभारत के टाइम से है। चरक ने मोती की पिष्टी, मुक्ता पिष्टी का जो है अनेक रोगों में देने का जो है उदाहरण मिलता है चरक संहिता में, ठीक है। और मोती के जो है अपन धारण भी करते हैं, मोती की अंगूठी वगैरह ये सब पहनने का, तो मतलब सौंदर्य की दृष्टि से भी इसका उपयोग किया जाता था। और पौराणिक मान्यता है ऐसी कि बलासुर दैत्य का जो टूटा हुआ दांत है उसको जो है अपन क्या बोलते हैं? मोती कहा गया है, ठीक है। तो ये एक पुरानी मान्यता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब अपन आगे बात करते हैं तो इसके परिचय की। तो मोती आपने ज्यादातर ने इन जनरल देख रखा होगा, मोती कैसा होता है? व्हाइटिश कलर का, श्वेत रंग का होता है, चमकदार होता है, ठीक है। और जब उसके रोशनी में लेके जाते हैं तो वो जिस तरह का जो परावर्तन अपन ने पढ़ा है ना, तो परावर्तन कैसा करता है? रंग इंद्रधनुषी रंगों को जो है बिखेरने वाला होता है, राउंडेड होता है, गोल होता है। मृदु प्राणीज रत्न है, प्राणीज की मैंने आपको बात कर ही ली थी। चंद्र ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है, ये भी मैंने बात कर ली थी। और कहाँ से प्राप्त होगा? अब सीप कहाँ मिलती है? समुद्रों में, नदियों में, तो वहां पे ही ये प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। जनरली बालू वगैरह जो खनन करते हैं, बालू वगैरह के साथ जो है ये नॉर्मल इलाकों में भी मिल जाता है बालू वगैरह में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। और बाकी जो इंट्रोडक्शन है आप बुक से पढ़ लेना, काम की चीज यही है। अच्छा, मुक्ता के प्राप्ति स्थान क्या क्या है? ईरान, इराक, जापान, श्रीलंका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इटली, अफ्रीका, भारत में रामेश्वरम, जामनगर आदि जो छिछले समुद्री इलाके हैं उनमें, मतलब कुल मिलाकर समुद्र के आसपास के इलाके जहां भी है वहां पे मोती के मिलने के चांसेस होते हैं, तो वही उनके प्राप्ति स्थान हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अपन इसके भेदों की बात करते हैं। तो भेद जो है वो इसके बात करते हैं भेद की, तो दो भेद होते हैं, प्राकृत और कृत्रिम। प्राकृत की बात करें तो प्राकृतिक रूप से छिछले समुद्र में मिलने वाले जो है मुक्ता शुक्ति, उनमें जो है ये प्राप्त होते हैं। यानी मुक्ता शुक्ति मतलब जो सीपियां प्राकृतिक रूप से छिछले समुद्र में प्राप्त होती हैं, उनमें जो है मोती प्रेजेंट रहते हैं, तो वो प्राकृतिक मोती होते हैं, ठीक है। कृत्रिम में कैसे होते हैं? तो कृत्रिम में क्या होता है? मुक्ता शुक्ति को पहले से खोलकर उसमें कुछ सूक्ष्म कणों को बाहर से प्रविष्ट करा के जो है शुक्ति को बंद कर कुछ समय समुद्र में जो है छोड़ दिया जाता है। फिर जो मोती प्राप्त होता है वो कृत्रिम मोती होता है, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। तो यहाँ पे कृत्रिम और प्राकृतिक दोनों भेदों की बात हो गई। एक आता है मुक्ता की योनि, ठीक है, जो वर्णन की गई है आयुर्वेद प्रकाश में। ये रसरत्न समुच्चय में नहीं और आपके सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी 8 योनियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? शुक्ति, शंख, गज, सुअर, सर्प, मत्स्य, मेंढक और बांस। इस प्रकार से जो है 8 योनियां बताई गई, मतलब इन 8 योनियों में जो है मोती उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप याद रखना, नहीं भी रखो तो कोई बात नहीं, ठीक है।
बस आपके लिए पीजी के लिए से यहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से शास्त्र में जो है मुक्ता की योनियां बताई गई हैं और कितनी योनियां बताई गई हैं। ये दो क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज ये आप याद रखना, पीजी के लिए से इंपॉर्टेंट है, यूजी में ये कहीं नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख सकते हो। अब ग्राह्य मुक्ता के लक्षण की बात करें तो ग्राह्य मुक्ता कैसा होगा, तो श्वेत, लघु, स्निग्ध, निर्मल, कांतिमान यानी चमक वाला, देखते ही मन को प्रसन्न करने वाला। मोती देखते हैं अपन, अच्छा क्वालिटी वाला मोती होता है, तो देखते ही ऐसा लगता है यार कितना मस्त दिख रहा है, कितना शानदार है, इसको तो मैं अपनी अंगूठी में लगा लूं। तो इस प्रकार सा जो है अच्छा सा दिखने वाला हो, बड़ा हो, पानीदार हो। ठीक है, वृत्त हो, वृत्त मतलब गोलाकार हो बिल्कुल। इस तरह से 9 गुण होते हैं मोती के, जो इन 9 गुणों से युक्त होता हो वो ग्राह्य होता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई मुक्ता के कितने गुण होते हैं, तो 9 गुण होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, ग्राह्य मोती के श्रेष्ठ मोती के कितने गुण बताए गए हैं, 9 गुण बताए गए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है अग्राह्य मोती के भी बता रखे हैं कि जो रूक्ष हो, उल्टा हो गया ना, स्निग्ध की जगह रूक्ष हो, इस निर्जल हो, श्याव हो, ताम्राभ हो, लवण सदृश हो, अर्धशुभ्र मतलब आधा सफेद सा आधा मटमैला सा, इस तरह का हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, गांठ युक्त हो, इस प्रकार का मुक्ता जो है वो त्याज्य होता है, वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मुक्ता की आयु बता रखे तो रत्नों पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आयु की भी कोई बात नहीं यहाँ पे आती है। ठीक है, फिर उसके बाद मृदुत्व की बात करें तो मुक्ता और प्रवाल दोनों प्राणियों से प्राप्त होते हैं और दोनों मृदु होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये मृदु प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर मुक्ता के दोष या दुष्प्रभाव बताए गए हैं, तो मुक्ता में 4 महादोष बताए गए हैं। ठीक है, और 6 साधारण दोष कहे गए हैं। तो क्या क्या दोष होते हैं इसमें, बुक में आप पढ़ लेना। तो पहला शुक्तिखंड जो कि कष्टदायक प्रभाव डालता है, दूसरा मत्स्याक्ष जो कि पुत्र नाशक है, तीसरा जठर, जठर मृत्युदायक है, चौथा विद्रुमच्छाया, ये दरिद्र कारक है यानी गरीबी लाने वाला है, पांचवा त्रिव्रत वो सौभाग्य नाशक है, छठा चिप्पिट ये अकीर्तिकर यानी कीर्ति का जो है नाश करने वाला होता है, फिर त्रास, त्रास मतलब सौभाग्य क्षय कारक, और कृश पार्श्व कि पार्श्व से जो है पतला होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, वो निरुद्योग कारक यानी जॉब छीन लेता है, इस तरह का रोजगार छीनने वाला, आवर्त, आवर्त मतलब सर्व संपत्ति नाशक। इस प्रकार से जो है कुछ दोष बताए गए हैं, 4 महादोष और 6 साधारण दोष, तो टोटल 10 दोष बताए गए हैं। तो ये बुक से आप पढ़ लेना, हालांकि आपके सिलेबस में भी नहीं है और पूछे भी नहीं गए कभी। ठीक है, तो ये हो गए मुक्ता के ग्राह्य अग्राह्य के लक्षण। मुक्ता भस्म और पिष्टि की मात्रा की बात करें, शोधन मारण आप पढ़ चुके हैं, सामान्य शोधन, विशेष शोधन और मारण तीनों आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको दोबारा लिखा नहीं है। शोधन आपने पढ़ ही लिया, जयंती पत्र स्वरस में सामान्य शोधन, और विशिष्ट शोधन की आपने बात की तो विशिष्ट शोधन भी अपन बता चुके हैं। ठीक है, मारण की बात की थी तो वही 3 द्रव्य, उनमें मारण की अपन ने सॉरी सीमाक पत्थर में जो है गुलाब जल की भावना देकर टिकियाएं बनाई थी, फिर शराब संपुट में रख के पुटपाक किया था। ठीक है, कुकुट पुट क्या पाक किया था, तो ये सब आप पढ़ चुके हो, तो इसको मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता। फिर मात्रा अपन ने देख ली, 1/4 से 1 रत्ती मात्रा, मधु घृत दुग्ध आदि इसके अनुपान हो गए। गुणों की बात करें तो भस्म और पिष्टि के गुणों की तो मधुर रस, शीत वीर्य और लघु होती है। इसके अलावा दृष्टि व अग्नि को पुष्टि देने वाली, विष प्रभाव नाशक होती है, दोष दुष्टि भेदक होती है। ठीक है, मतलब दोषों को जो है अपने साम्य अवस्था में लाने का काम करती है, वीर्यवर्धक होती है, जाठराग्नि प्रदीपक होती है, पाचन संस्थान से रिलेटेड रोगों में जो है ये शीघ्र काम करने वाली होती है और निश्चित रूप से जो है रोगों को नष्ट करने वाली होती है। ठीक है, इस प्रकार से जो है इसके कुछ उपयोग या अपन ने गुण देख लिए। इसके अलावा हृदय होती है, नृत्य, वर्ण्य, बलकर, मेद्य, एक आयुष्य, ये सामान्य जो गुण चलते हैं सभी में, वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। प्रमुख योगों की बात करें तो मुक्ता पंचामृत रस, बसंत मालती रस, बसंत तिलक रस, बृहत कस्तूरी भैरव रस, गृहिणी कपाट रस, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, इनमें से आप 4 एग्जाम्पल याद रख लेना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अपने मुक्ता भी कंप्लीट होता है। अच्छा, अभी अपन वापस ज्वाइन करेंगे और फिर उसके बाद अपन बात करेंगे प्रवाल की। ठीक है, तो माणिक्य और मुक्ता अपने कंप्लीट हो गए। माणिक्य में अपन ने शोधन मारण जो सामान्य शोधन विशेष शोधन अपन ने देख ही लिया है, मारण अपन ने बात कर ही ली है। ठीक है,
उसके अलावा अपन ने उपयोग 1/4 से आधा रत्ती तक माणिक्य भस्म, ठीक है, मुक्ता भस्म 1/4 से 1 रत्ती तक प्रयोग करने का बात किया है। रोगानुसार अपन इसमें अनुपान ले सकते हैं। जनरली मधु, घृत, दुग्ध ये अनुपान होते हैं, ठीक है। गुण अपन ने देख लिए थे। जनरली सभी नेत्र के लिए हितकारी होती है क्योंकि ठंडी होती है, क्योंकि नेत्र कैसा है, आग्नेय है, ठीक है। तो उसमें कोई रोग होता है तो उसमें ठंडी चीजें बहुत अच्छा काम करती है, तो इसलिए यहाँ पे शायद इसलिए चक्षुष्य होती है सारी। आयुष्य होते हैं, आयु को बढ़ाने वाली होती है, ठीक है, रसायन कर्म करने वाली होती है। उसके अलावा दोष दुष्टि भेदक यानी दोषों को अपनी सामान्य अवस्था में लाने वाली होती है। विष प्रभाव नाशक और ग्रह बाधा को दूर करने वाली। इस प्रकार से आप जनरली इनमें लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से माणिक्य मुक्ता कंप्लीट होते हैं। वापस ज्वाइन करते हैं, फिर उसके बाद प्रवाल और कंप्लीट कर लेते हैं। प्रवाल और कोशिश करते हैं कि जो अपना ताक्षर या पन्ना है वो भी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि शोधन मारण अपन सबके पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शन और नॉर्मल ग्राह्य ग्राह्य की चीजें देखनी है, तो वापस ज्वाइन करना है ना, मैं वापस करता हूँ।